जी बच्चों, तो कल हमने लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा था। और लिमिटिंग फैक्टर में हमने सिंगल लिमिटिंग फैक्टर किया था। और उसमें हम देखा था कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेस पर डिसीजन क्यों नहीं करते जब लिमिटिंग फैक्टर हो। और जब भी लिमिटिंग फैक्टर होगा, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर होगा, तो डिसीजन किस पर करते हैं? कंट्रीब्यूशन पर, लिमिटिंग फैक्टर पर। और जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हाईएस्ट होगा उसको पहले बनाएंगे, जिसका लीस्ट होगा उसको सबसे लास्ट में बनाएंगे। फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन में फिर उसका एक एग्जांपल की थी, और इसी एग्जांपल में फिर हमने एक चेंज किया कॉन्ट्रैक्ट वाला, कि अगर आपने अपने किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो फिर आपने ये नहीं देखना कि कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा लेस प्रॉफिटेबल है। अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ तो उसको फुलफिल करना ही करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करेंगे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बहुत हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज पे करना पड़ेंगी आपको। तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही करना है आप लोगों ने। तो फिर हम पहले देखते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है। जब लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है तो फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करते हुए देखते हैं कि वो लिमिटिंग फैक्टर कितना यूज हो गया। और फिर जो रिमेनिंग लिमिटिंग फैक्टर होता है, केजेस या लेबर आवर्स या मशीन आवर्स, फिर उससे देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाए कौन सा बाद में। तो फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, और जो रिमेनिंग केजेस या लेबर आवर्स बच के होते हैं उससे हम यूनिट्स बना लेते हैं। और फिर यूनिट्स कौन से बनते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट में बने होते हैं और जो बाद में कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर बनाते हैं, दोनों को ऐड कर लेना है, वो प्रोडक्ट मिक्स आ जाता है। सही है जी। अच्छा, फिर उसके बाद कल हमने थोड़ी बात की थी कि क्या कर सकता है F5 में वो, ये तो F2 में पढ़ के आए थे आप इतना। F5 में क्या कर सकता है वो, कि वो आपको ना प्रोसेस दे देगा, जो प्रोसेस कॉस्टिंग पड़ेगी आपने, वो प्रोसेस दे देगा। वो कहेगा एक प्रोडक्ट है, उसके दो प्रोसेस है, या तीन है, या चार है, या पांच है। हाँ, तो पहले प्रोसेस में रॉ मटेरियल इनपुट करोगे तो फर्स्ट प्रोसेस की जो आउटपुट होगी वो प्रोसेस टू की क्या होती है? इनपुट। टू की जो आउटपुट होगी वो थ्री की क्या होगी? इनपुट। और थ्री अगर लेक्चर तीन प्रोसेस हैं तो थर्ड से जो आउटपुट निकलेगी वो क्या होगी? फिनिश गुड्स। ऐसा ही है। तो अगर वो प्रोसेस दे दे, तो प्रोसेस जब भी देगा ना तो उसमें टाइम लिमिटिंग फैक्टर होना है। टाइम, अब टाइम कौन सा होता है? मशीन टाइम भी होता है, लेबर टाइम भी। तो मशीन टाइम लिमिटिंग फैक्टर होगा या लेबर टाइम। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो लेबर इंटेंस है या मशीन इंटेंस है। अगर लेबर इंटेंस है, मैनुअल प्रोडक्शन होती है, लेबर बेस्ड है, तो फिर लेबर टाइम ही लिमिटिंग फैक्टर होगा। और अगर मशीन बेस्ड है तो फिर मशीन टाइम लिमिटिंग फैक्टर होगा। लेकिन अगर तीन प्रोसेसेस हैं, तो जब हमने कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर यूज पर यूनिट, और लेट से मशीन इंटेंस प्रोडक्शन है, तो मशीन आवर्स यूज पर यूनिट से डिवाइड करना है। लेकिन मशीन आवर्स किसके लूं? प्रोसेस वन के, टू के, या थ्री के, क्योंकि तीनों पर मशीन टाइम फर्क लग रहा होगा। हाँ, तो फिर हमें यह देखना है कि उन प्रोसेसेस में से किस प्रोसेस का टाइम बॉटलनेक है। बॉटलनेक मतलब लिमिटिंग फैक्टर को बॉटलनेक भी बोलते हैं, ठीक है, और कॉन्स्ट्रेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर को कॉन्स्ट्रेंट भी बोलते हैं और बॉटलनेक भी बोला जाता है। तो फिर हमें देखना है कि उन तीन प्रोसेसेस में से कौन से प्रोसेस का टाइम बॉटलनेक है। जिस प्रोसेस का टाइम बॉटलनेक होगा, जो प्रोसेस लिमिटिंग फैक्टर होगा, उसी प्रोसेस के टाइम से क्या करना है? डिवाइड करना है। सही है जी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस बॉटलनेक है? होगा तो टाइम, लेकिन मैं प्रोसेस क्यों बोल रहा हूँ कि उस प्रोसेस का टाइमिंग लिमिटिंग फैक्टर होना है। तो कौन सा प्रोसेस बॉटलनेक होगा, कौन सी जो आपकी बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट है वो कौन सा प्रोसेस होगा, या जो आपका लिमिटिंग फैक्टर है वो कौन सा प्रोसेस होगा। तो याद रखिएगा उसका किस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो प्रोसेस हमारा, देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहां पे होगा? जहां पर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज होगा। और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज कहां पे होगा? जहां पर हम यूनिट्स क्या बना सकेंगे, ज्यादा, जितने यूनिट ज्यादा बनाएंगे उतना टोटल कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम यूनिट ज्यादा बनाएंगे तो हमारे कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो यूनिट ज्यादा नहीं बन पा रहे, जितने हम बनाना चाह रहे हैं उतने नहीं बन पा रहे लिमिटिंग फैक्टर की वजह से। तो फिर कौन सा प्रोसेस लिमिटिंग फैक्टर होगा? तो जो प्रोसेस सबसे कम यूनिट्स को प्रोसेस कर पाएगा ना, वो वाला प्रोसेस क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर। जो प्रोसेस सबसे कम यूनिट्स को प्रोसेस कर पाएगा वो प्रोसेस क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस सबसे कम यूनिट्स प्रोसेस कर पाएगा, तो जो फिनिश गुड्स बननी है, जो आउटपुट बन आएगी, वो भी उस प्रोसेस की वजह से सबसे कम होगी। मतलब एक प्रोसेस बना रहा है 100 यूनिट्स प्रोसेस कर रहा है, एक आ रहा है 80, एक आ रहा है 40। तो बेटा अब जो 40 कह रहा है ना, तो आपकी फिनिश गुड्स कितनी बनेगी? 40 ही बननी है, 40 से ज्यादा नहीं बन सकती। मतलब एक तो 100 कह रहा है, तो तीनों ने मिला के बनाना ना प्रोडक्ट। एक 100 बना रहा है, एक 80 बना रहा है, वो तीसरा प्रोसेस बनाते ही 40 है। तो फिर आगे आउटपुट 40 ही मिलनी है, 40 से ज्यादा नहीं मिल सकती। तो जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 40 यूनिट्स, वो किस प्रोसेस की वजह से? 40 यूनिट्स वाले प्रोसेस की वजह से हुआ, तो वही लिमिटिंग फैक्टर है। उसी की वजह से यूनिट ज्यादा
नहीं हो सके, आउटपुट ज्यादा नहीं हो सकी, और आउटपुट ज्यादा नहीं हुई तो सेल भी ज्यादा नहीं होंगे, तो कंट्रीब्यूशन भी मैक्सिमाइज नहीं होगा, तो प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज। तो बेटा जब भी वो प्रोसेस बता दे तो कौन सा प्रोसेस लिमिटिंग फैक्टर होता है, जो सबसे कम यूनिट्स प्रोसेस करेगा, क्योंकि उसी की वजह से सबसे कम यूनिट्स बनेंगे। बात समझ आ गई? हाँ, कि क्यों होगा, रीजन समझ आ गई है। अब लेट से मैं अब 3 एग्जांपल्स बनाऊंगा। पहले मैं यूनिट्स ही दे दूंगा आपको, ठीक है, फिर मैं आपको दूंगा टाइम पर यूनिट प्रोसेसेस का, तो फिर हमें देखना पड़ेगा। अगर यूनिट्स दिए हुए तो बहुत आसान है, जिसके सबसे कम यूनिट जो प्रोसेस कर रहा है वो लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन अगर यूनिट्स नहीं दिए हुए, टाइम दिए हुए हैं, तो फिर यूनिट्स आपको खुद से क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो बेटा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, और प्रोसेस 3 है। 3 प्रोसेसेस हैं, ठीक है जी। यहां पर क्या करोगे आप, इनपुट, यहां पर क्या करोगे आप, इनपुट रॉ मटेरियल, ऐसा ही है। इसकी आउटपुट जो होगी वो इसकी क्या बन जाएगी, इनपुट, इसकी आउटपुट इसकी क्या बनेगी, इनपुट, और यहां से क्या मिलेंगी, फिनिश गुड्स। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है प्रोसेस में। लेट्स से हम कहते हैं प्रोसेस 1 जो है ना वो 100 यूनिट्स प्रोसेस करता है पर आवर, पर आवर। ये प्रोसेस करता है 60 यूनिट्स पर आवर, और ये प्रोसेस करता है 90 यूनिट्स पर आवर, ठीक है। और तीनों मशीनें कितने घंटे चलती हैं, 8 घंटे एक दिन में, स्टैंडर्ड टाइम। सही है जी। तो मुझे ये बताएं कौन सा प्रोसेस लिमिटिंग फैक्टर होगा, प्रोसेस 1, 2 या 3? प्रोसेस 2, क्योंकि प्रोसेस 2 सबसे कम यूनिट्स बना रहा है, और जो सबसे कम यूनिट्स बना रहा है उसी की वजह से हमारी आउटपुट भी सबसे कम होगी। देखो ये प्रोसेस करेगा 100, ये इसको कितने ट्रांसफर कर सकता है पर आवर, 100, लेकिन ये उसमें से कितने प्रोसेस करेगा, 60, तो ये आगे कितने ट्रांसफर करेगा, 60 करेगा पर आवर। ये प्रोसेस कर सकता है 90, लेकिन इसको इनपुट ही कितनी मिली, 60, तो फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी कितने यूनिट्स होंगे, 60 यूनिट्स ही होंगे पर आवर। ऐसा ही है, अगर ये 80 बनाने लग जाता तो फिर 80 यूनिट्स हो जाते, 80, 60 नहीं बिकते, फिर 80 बिकते, तो फिर कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता ना, ठीक है। या ये 110 बनाने लग जाता तो फिर 90 यूनिट्स बनने थे एक घंटे में, तो फिर प्रोसेस 3 हो जाना था। तो चेंज होते रहते हैं, समझ गए बात? अच्छा, तो 60 यूनिट्स पर आवर ये करेगा, तो बेटा जो प्रोसेस सबसे कम यूनिट्स को प्रोसेस करेगा वही लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये तो समझ आ गई कि प्रोसेस 2 क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, ये आप लोगों को होपफुली समझ आ गई। ऐसे ही है, तो अब क्या करेंगे, जब डिसीजन करना होगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा, आवर्स ही होने हैं, लेकिन किसके, प्रोसेस 2 के, तो प्रोसेस 2 आवर्स यूज पर यूनिट करेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा बच्चों, अब आइडेंटिफाई करना आ गई। ये पहला सिनेरियो था, 3 सिनेरियोज आ सकते हैं मैक्सिमम, 3 तरह से वो टेस्ट कर सकते हैं। मैं तीनों एग्जांपल करवा दूंगा आपको। एक तो सबसे आसान काम क्या है, वो यूनिट्स खुद ही बता दे, तो जिसके यूनिट सबसे कम होंगे। लेकिन अगर यूनिट्स ना बताए तो फिर यूनिट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हाँ, तो वही लेते हैं, P1, P2, P3। हाँ, टाइम पर यूनिट 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, और 40 मिनट्स, ठीक है जी। और अच्छा, अब ये टाइम बता दिया उसने, टाइम में यूनिट बता दिया, और बेटा टोटल टाइम कहता है हर डिपार्टमेंट का नहीं बताया हुआ, टोटल टाइम नहीं बताया हुआ कि P1 का टोटल टाइम कितना है, P2 का डिपार्टमेंट का टोटल टाइम कितना है, 3 का। अगर ना बताया हो तो फिर अज्यूम करते हैं कि सबका टोटल टाइम क्या होगा, सेम, सबका टोटल टाइम क्या होगा, सेम, ठीक है। अब बच्चों मुझे जरा बताओ, इसमें बॉटलनेक कौन सा प्रोसेस होगा, किस प्रोसेस का टाइम बॉटलनेक होगा, प्रोसेस 1, 2 या 3? तो प्रोसेस 1 कह रहे, किसी को प्रोसेस 1 लग रहा होगा, किसी को प्रोसेस 3 लग रहा होगा, किसी को प्रोसेस 2 तो नहीं लगेगा क्योंकि 2 तो बीच में है, तो एक्सट्रीम वाला 1 होगा या 3 होगा। तो बेटा बॉटलनेक कौन सा है, प्रोसेस 1 नहीं है, प्रोसेस 3 है। क्यों? क्योंकि टोटल टाइम तीनों प्रोसेसेस का सेम है, तो जिस प्रोसेस पर टाइम सबसे ज्यादा लग रहा है, जिस पर यूनिट टाइम सबसे ज्यादा लग रहा है, वो प्रोसेस क्या कर पाएगा, सबसे कम यूनिट्स। बात समझ आ रही है? लेट्स से मैं कहता हूं जी, आप सारे, आप 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। अब आप 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, एग्जाम दे रहे हैं, बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, क्लास टेस्ट दे रहे हैं, और सबके पास टाइम सेम है, 3-3 घंटे का टेस्ट है, सबके पास टाइम सेम है। तो बेटा जो बच्चा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम सबसे ज्यादा ले रहा है, वो 3 घंटे में सबसे कम क्वेश्चन कर पाएगा, सही है।
और जो एक क्वेश्चन करते हुए सबसे कम टाइम ले रहा है वो ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएगा या वो टाइमली सॉल्व कर लेगा एग्जाम को। ऐसा ही है। या मैं आपको कहता हूँ जी आपने घर से काम करके आना है, घर से कोशिश करके आना है जितने हो सके, लेकिन सब ने पढ़ना कितनी देर है? सब ने पढ़ना है 2 घंटे। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। 120 मिनट पढ़ना है और सबने क्वेश्चंस करने मैंने दे दिया आपको अभी प्रैक्टिस करने के लिए कि आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में क्वेश्चंस करें। अब एक बच्चा एक सवाल कर लेता है 10 मिनट में, 10 मिनट में, तो वो कितने सवाल करेगा? 120 मिनट में 12 सवाल कर पाएगा। ऐसा ही है। और जो 40 मिनट ले रहा है एक सवाल करते हुए वो कितने कर पाएगा? 3। ऐसे ही। तो जो टाइम कम ले रहा है वो तो प्रोसेस ज्यादा करेगा ना, तो वो बोटलनेक नहीं होगा। जो पर यूनिट टाइम सबसे ज्यादा ले रहा है वही बोटलनेक होगा, वही लिमिटिंग फैक्टर होगा। ऐसा ही। तो बेटा केस 2 में क्या कर सकते हैं कि वो कहेगी टोटल टाइम सेम है और टाइम पर यूनिट बता दे, तो फिर बोटलनेक क्या होगा? जिसका टाइम पर यूनिट सबसे ज्यादा है। रीजन समझ आ गई? सबसे ज्यादा वाला क्यों होगा? क्योंकि जिस पर टाइम पर यूनिट सबसे ज्यादा है वो 1 यूनिट बनाते हैं, वो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कर पाएगा? सबसे कम टाइम। बात समझ रहे हैं? आप चेक भी कर सकते हैं। लेट्स से तीनों का टाइम सेम है तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो टोटल आवर्स हैं सबके वो 8-8 है। कितने घंटे हैं? 8-8 घंटे। ठीक है। अब टाइम ऊपर मिनट्स में दिया हुआ, नीचे घंटे 8 है, तो या घंटों को मिनट्स में कर लो, हाँ, या मिनट्स को आवर्स में कर लो, मर्जी है। तो मैं चलो अब समझ क्या बात? तो मैं क्या करूंगा फिर? मैं मिनट्स में कर लेता हूँ आवर्स को। हाँ, तो अब यूनिट्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं? यूनिट्स कैलकुलेट करने पड़ जाए। टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट। ठीक है। जैसे वो बैचेस कैलकुलेट करते थे, टोटल यूनिट्स डिवाइड बाय यूनिट्स पर बैच, जिस तरह यूनिट्स चाहिए, टोटल टाइम डिवाइड बाय टाइम। तो टोटल टाइम कितना है? 480 मिनट्स। हाँ, 480 मिनट्स ही आएंगे ना। 8 इंटू 60 डिवाइड बाय 10, तो कितने यूनिट्स बनाएगा? 48 यूनिट्स। 480 मिनट्स डिवाइड बाय 20, 24 यूनिट्स। और 480 डिवाइड बाय 40, 12 यूनिट्स। ऐसा ही है। तो सबसे कम कौन बना पा रहा है? P3, जिसमें टाइम पर यूनिट सबसे ज्यादा है। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई कर लेंगे आप। अच्छा, तीसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो क्या है? P1, P2, P3 हो गया जी। टाइम पर यूनिट है 20 मिनट, 30 मिनट और 50 मिनट। ठीक है। टोटल टाइम 10 आवर्स, 12 आवर्स और 30 आवर्स। ठीक है जी। अब देखो, अब ये तीसरा क्या किया? टाइम पर यूनिट दे दिया। दूसरे में क्या था? हर एक का टाइम सेम, तो जिस पर टाइम सबसे ज्यादा लग रहा है वो बोटलनेक है। लेकिन अब टाइम ही बता दिया। अब देखो, जिस पर टाइम सबसे ज्यादा लग रहा है P3 पे 50 मिनट, तो उसके घंटे भी तो सबसे ज्यादा है। तो हो सकता है, अब देखो एक बच्चा ना सुस्त है 50, एक बच्चा बहुत तेज है 20 मिनट में सवाल कर लेता है, लेकिन एक बच्चा सुस्त है वो 50 मिनट लगाता है। लेकिन जो 50 मिनट लगा रहा है वो मेहनत भी तो ज्यादा कर रहा है, वो 30 घंटे भी तो पढ़ रहा है ना। और दूसरा जो जल्दी काम कर लेता है वो पढ़ भी तो कम रहा है 10 घंटे, तो थोड़ी थोड़ी तो हो सकता है जो जिसकी स्पीड स्लो है लेकिन वो पढ़ बहुत ज्यादा रहा है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करके आ जाए नेक्स्ट डे। हाँ, या हफ्ते बाद वो सवाल ज्यादा सॉल्व करके आ जाए। ऐसा है कि नहीं है? तो फिर जब ये सिनेरियो होगा तो फिर यूनिट्स आपको खुद से क्या करने पड़ेंगे? कैलकुलेट। ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स कैलकुलेट, सेकंड वाली एग्जांपल में यूनिट्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि टोटल टाइम सेम है, तो जिस पर यूनिट टाइम सबसे ज्यादा वही बोटलनेक है। लेकिन अगर वो टोटल टाइम भी बता दे साथ और वो मुख्तलिफ हो तो फिर यूनिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको। तो यूनिट्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं? हाँ जी, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट। अब वो मिनट्स में कर लें या आवर्स में कर लें, मर्जी है आपकी। हाँ, तो मिनट्स में कह रहा हूं तो 10 इंटू 60 कितने आए? 600 मिनट। 12 इंटू 60 720 मिनट्स और 60 1800 मिनट। हाँ, डिवाइडेड बाय, हाँ, डिवाइड बाय 20 मिनट, 30 मिनट और 50 मिनट, तो ये कितने आ गए? 30। ये कितने आए? इसको सॉल्व करें। 24 यूनिट आ रहे हैं जी। 24 यूनिट आखिरी के 36 यूनिट। तो सबसे कम किसके हैं? बी, P2 के। तो P2 बोटलनेक होगा।
तो फिर क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय P2 टाइम पर यूनिट, यूज पर यूनिट। और P2 का टाइम कितना है 30 मिनट्स, या मिनट्स में कह रहे हो 30 मिनट्स, या आवर्स में कह रहे हो तो 0.5 आवर्स होते हैं। बात समझ आ गई है? तो इस तरह से बोटलनेक कैलकुलेट किया जाता है। कर लेंगे, पक्की बात है। तो बस ये तीनों सिनेरियोस थे। हाँ अच्छा जी, अब मैं आपको एक दे रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और मैं अभी तक थ्रूपुट का कुछ नहीं बताया, अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटिंग फैक्टर पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है। लो जी, अब आ जाए इस पे, नहीं इस पे आ जाए। लो जी, अब हमने क्या करना है, आप लोगों ने करना है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। ए कंपनी, हाँ ए कंपनी का आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है 1 और 2। थ्रूपुट अभी छोड़ दें, थ्रूपुट क्या हमें नहीं पता ना, हमने पढ़ी अभी। ठीक है जी। ट्रेडिशनल कंट्रीब्यूशन एनालिसिस क्या होता है, वही कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ही होता है। हाँ बल्कि आप ना ये रिक्वायरमेंट्स छोड़ें, रिक्वायरमेंट्स छोड़ें। आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पर रैंकिंग करके ना प्रोडक्ट मिक्स कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन का। आप वो छोड़ दें, क्वेश्चन 1 किया, 2 किया, 3 किया, छोड़ दें। आपने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पर रैंकिंग करके प्रोडक्ट मिक्स कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन का। जरा करें, 5-7 मिनट है आपके पास, करें फिर देखते हैं इसको। चले शाबाश। लें जी, ले जी बच्चों, अभी क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, तो देखिएगा जरा क्या किया आप लोगों ने। मैं करवाता हूँ आपको, देख लेते हैं क्या स्टोरी है, क्या होता है। लो बच्चों, मैंने कहा था रिक्वायरमेंट छोड़े, बस आपने ये क्वेश्चन पढ़ के और इसको सॉल्व करना है किस तरह, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पर सॉल्व करना था आपने। ले जी देखिएगा, अ कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट्स B1 एंड B2, दो प्रोडक्ट्स हैं B1 B2। तो बेटा अब दो प्रोडक्ट्स हैं, तो दोनों प्रोडक्ट्स का ना अलग अलग कैलकुलेट करना है आपने लिमिटिंग फैक्टर। हाँ ये जो मैंने करना सिखाया ये एक प्रोडक्ट का था, ये एक प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट था ये। हाँ इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट का भी ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भी कोई प्रोसेस लिमिटिंग फैक्टर होता है ना, हाँ तो उसमें अगर B1 प्रोडक्ट का अगर कोई प्रोसेस लिमिटिंग फैक्टर आया है, तो B2 प्रोडक्ट का भी वही प्रोसेस लिमिटिंग फैक्टर होगा। ये नहीं हो सकता कि एक प्रोडक्ट का कोई और प्रोसेस लिमिटिंग फैक्टर हो और दूसरे का कोई और हो, फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकेगा। यूनिट्स बनाने हैं तो फिर हमने B1 के बनाने हैं। हाँ तो फिर कौन से यूनिट्स, किस यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, किन आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो पॉसिबल नहीं रहता। तो याद रखिएगा, अगर प्रोडक्ट्स हैं ए 2 हैं 3 हैं 4 हैं, तो जो एक प्रोडक्ट का प्रोसेस लिमिटिंग फैक्टर आएगा ना, तो बाकी सब प्रोडक्ट्स का भी लिमिटिंग फैक्टर वही प्रोसेस होना है, उसी प्रोसेस का टाइम होना है। ठीक है, चेक भी कर लीजिएगा, चेक करके भी दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर देखिएगा, जो B1 का आएगा B2 का भी वही आएगा। कह रहे इट्स मशीन्स कैन ओनली वर्क ऑन वन प्रोडक्ट एट अ टाइम, एक टाइम पर एक ही प्रोडक्ट बनाई जा सकती है। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होना है, मशीन टाइम। अब वो किस प्रोसेस का होना है वो हमने आइडेंटिफाई करना है। हाँ क्योंकि मशीन पे काम हो रहा है। द टू प्रोडक्ट्स आर वर्क on and two departments by different grade of labor. The labor requirement फ्ला फ्ला फ्ला, अच्छा लेबर रिक्वायरमेंट दी हुई है, ये दी हुई है B1 पर डिपार्टमेंट 1 का टाइम कितना लग रहा है और B2 पर कितना लग रहा है। ये B1 पर डिपार्टमेंट 1 का टाइम लग रहा है 12 मिनट, डिपार्टमेंट 2 का 20 मिनट। और B2 प्रोडक्ट पर डिपार्टमेंट 1 का टाइम 16 मिनट और 2 का टाइम 15 मिनट। ऐसा ही है। देयर आर currently shortage of labor as the limiting factor, and the maximum time available each day in the department 1 and 2 are 480 and 840 minutes। कौन सा ये केस है, केस 1 2 3 जो मैंने पढ़ाए थे 3 है। टोटल टाइम भी टाइम पर यूनिट भी दिया हुआ है, हाँ डिपार्टमेंट्स का, और टोटल टाइम क्या है, डिफरेंट है। तो फिर यूनिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सही है जी। उसके बाद कह रहा था बोटलनेक और लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर इन डिपार्टमेंट 1 एंड करंट सेलिंग प्राइस फॉर 2 प्रोडक्ट्स आर शोन बिलो। जी ये बता दिया उसने, सेलिंग प्राइस है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स। हाँ और कहते हैं एज पार्ट ऑफ बजट सेटिंग अ कंपनी नीड्स टू नो ऑप्टिमम आउटपुट लेवल, ऑल आउटपुट इज सोल्ड। वो कहता है सारी आउटपुट सेल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, डिमांड क्या है, अनलिमिटेड। डिमांड क्या है, अनलिमिटेड, जितने बनाओगे उतने बिक जाएंगे। तो जब डिमांड अनलिमिटेड होती है तो रैंकिंग करते हुए जो पहले नंबर पे आता है, फिर सबके सब उसी प्रोडक्ट के यूनिट बनते हैं, फिर किसी और के
नहीं बनने। ऐसा ही है। लो जी बच्चों, अब मैं पहले देखने लगा हूं। हाँ जी, दो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट 1 है और डिपार्टमेंट 1 है और डिपार्टमेंट 2 है। ऐसा ही है। तो पहले मैं प्रोडक्ट B1 का चेक करने लगा हूं कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है। हाँ जी, डिपार्टमेंट 1 का टाइम कितना है? 480 मिनट्स। हाँ, और डिपार्टमेंट 2 का 840 मिनट्स, यही है। डिवाइड बाय, हाँ जी, टाइम पर यूनिट। तो टाइम पर यूनिट कितना लग रहा है B1 पर? ये डिपार्टमेंट 1 का टाइम 12 मिनट और B1 पे डिपार्टमेंट 2 का टाइम 20 मिनट लेना, नीचे वाला B1 पर डिपार्टमेंट 2 का टाइम, ठीक है, 20 मिनट। तो ये 40 यूनिट्स आ गए। हाँ, और ये कितने आ गए? 42 यूनिट्स। हाँ, तो बेटा कौन से कम यूनिट्स बन रहे? डिपार्टमेंट 1 लिमिटिंग फैक्टर है। अब अगर B1 का डिपार्टमेंट 1 लिमिटिंग फैक्टर है ना, तो B2 का भी डिपार्टमेंट 1 ही होना है। चेक करने, B2 का भी चेक करें। हाँ जी, 480 मिनट्स और 840 मिनट्स डिवाइड बाय टाइम पर यूनिट। तो पहले का टाइम कितना है? 16 मिनट और दूसरे का 15 मिनट। ऐसा ही है। तो ये 30 यूनिट्स आए और ये 56 56 यूनिट्स आए। तो बेटा किससे कम बन रहे हैं? डिपार्टमेंट 1। तो डिपार्टमेंट 1 ही लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, B1 का भी और B2 का भी। और मैंने क्या बताया था आपको कि हर प्रोडक्ट का प्रोसेस क्या होगा? सेम लिमिटिंग फैक्टर होगा। अब B1 का डिपार्टमेंट 1 था तो B2 का भी वही होना था। अगर B3 प्रोडक्ट होता तो उसका भी डिपार्टमेंट 1 का ही टाइम आना था। सही है जी, आ गया जी लिमिटिंग फैक्टर। अब आपने डिसीजन करना है कि B1 बनाए या B2 बनाए पहले। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर यूज्ड पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लो, सेलिंग प्राइस 50 है माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। ऐसा ही। तो कंट्रीब्यूशन देखें कितना आ रहा है B1 का? 23.2। और इसी तरह हम B2 का भी कैलकुलेट करें, कितना आ रहा है? 34.6 आ गया। डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर यूज पर यूनिट। अब जरा सुन ले, लिमिटिंग फैक्टर क्या है? डिपार्टमेंट 1 का टाइम। तो डिपार्टमेंट 1 का टाइम, B1 पे कितना लग रहा है? 12 मिनट। और डिपार्टमेंट 1 का टाइम B2 पे कितना लग रहा है? 16 मिनट। समझ गए बात? और ये जो आएगा, ये कंट्रीब्यूशन पर आवर नहीं आएगा, डिवाइड किससे किया है? मिनट से। तो ये कंट्रीब्यूशन पर मिनट आ रहा है, ठीक है। तो 34.6 डिवाइड बाय 16 किया तो ये आ गया 2.1625। और दूसरा 23.2 डिवाइडेड बाय 12 किया तो ये आया 1.93। तो ज्यादा किसका आ रहा है? B2 का। तो B2 पहले बनाना है। ऐसा ही है। अब उसने क्या कहा हुआ? ऑल आउटपुट इज सोल्ड। जो भी आउटपुट होगी सारी सेल हो जाएगी। तो इसका मतलब डिमांड क्या है? अनलिमिटेड। तो सारे B2 के बनने हैं। ऐसा ही है। और B2 के बन कितने सकते हैं यूनिट्स? तो B2 के कितने यूनिट्स बन सकते हैं? 30 यूनिट्स। कैसे 30 यूनिट्स पता चला? ये क्यों ने दोबारा कैलकुलेट की? क्योंकि किए हुए थे। देखो यहां पर इनपुट की, ये इसकी आउटपुट, इसकी क्या होगी? इनपुट। ये इसको 30 देगा। ये कर सकता है प्रोसेस 56, लेकिन इसको मिले कितने? 30। तो आगे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी कितने होने हैं? 30। तो 30 ही बन सकते हैं मैक्सिमम B2 के, और वो बना लेंगे हम, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या आ गया? हाँ जी, B2 के 30 यूनिट्स। बात समझ आ गई है? और B1 के आउटपुट कितनी बनती बनाते? तो 40। ये इसको देता 40, ये 42 कर सकता है प्रोसेस, लेकिन मिले कितने? 40। तो 40 से आउटपुट में, लेकिन हम B2 बना रहे हैं तो 30 बन सकते हैं B2। बात समझ आ गई? ये कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हमने पढ़ा, अभी हमने कोई थ्रूपुट नहीं पढ़ी। सही हो गया बच्चों? अच्छा, अब बच्चों आप लोगों ने यही क्वेश्चन दोबारा से इसका करना है पार्ट क्वेश्चन 1 समझ के, जो रिक्वायरमेंट है वो लिखनी है। कर तो लिया आपने पूरा, ठीक है। और क्वेश्चन 2 2 मिनट है, ये क्वेश्चन 1 और 2 करें, फिर मैं आपको बताऊंगा थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या होती है। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो किसका है? थ्रूपुट का है, वो कर लेंगे। और थ्रूपुट खत्म, मतलब सॉर्ट ऑफ समझ आ गई कॉन्सेप्ट को ये, ठीक है जी। तो चलें फिर करें 1 और 2 करें, शाबाश जल्दी करें जी बच्चों। तो क्वेश्चन दिया था आपको, तो देखिएगा बच्चों, अब जरा समझ लीजिएगा। देखो इस तरह से आना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो आना नहीं है। हाँ जी, क्या कह रहा है फर्स्ट में? कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट कुड बी प्रोड्यूस ईच डे।
हाँ जी, क्या पूछ रहा है? बी वन प्रोडक्ट डिपार्टमेंट 1 यूनिट्स, तो बी1 के डिपार्टमेंट 1 से कितने यूनिट्स बन रहे हैं? ये वाला 40 यूनिट्स, तो इसका आंसर क्या था? 40 यूनिट्स। फिर बी1 के डिपार्टमेंट 2 से कितने? 42 यूनिट्स। और बॉटलनेक पूछ लेता तो वो कम जिससे बन रहे हैं, कम किसके बन रहे हैं वो पता आपको। फिर बी2 के डिपार्टमेंट 1 से, तो बी2 के डिपार्टमेंट 1 से कितने? 30 यूनिट्स। और बी2 के डिपार्टमेंट 2 से 56 यूनिट्स। यही पूछा हुआ था उसने। चलो ये हो गया जी। फिर वो कह रहा है यूजिंग ट्रेडिशनल कंट्रीब्यूशन एनालिसिस कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ बी1। तो बी1 का सिर्फ उसने पूछा हुआ है, तो बी1 का हमने कैलकुलेट कर लिया था कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, ये 1.93। ऐसा ही है। अगला सुनिएगा आप। अगले में कह रहा है कैलकुलेट थ्रूपुट पर मिनट ऑफ बॉटलनेक रिसोर्स ऑफ बी2। बी2 प्रोडक्ट का क्या पूछ रहा है? थ्रूपुट पर मिनट, वही थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर। हाँ, अब ये क्या होता है, ये क्या साइंस है? तो इसके लिए आगे, इसके लिए अब आपको बताते हैं कि थ्रूपुट क्या होती है, थ्रूपुट और इसमें फर्क क्या है, और स्टोरी क्या है, वो समझानी है अब आपको। ठीक है, स्टार्ट तो हमने थ्रूपुट ही किया हो ना बच्चों। हाँ, स्टार्ट तो हमने थ्रूपुट अकाउंटिंग की हुई है, तो उससे पहले मैं रिवाइज करवा रहा था आपको कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। अब थ्रूपुट क्या होता है बच्चों? तो बच्चों सुन लीजिएगा जरा, थ्रूपुट क्या होती है, थ्रूपुट कब यूज होती है, थ्रूपुट अकाउंटिंग। अब बच्चों जरा सुन लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में सिंगल लिमिटिंग फैक्टर होता है ना, क्या होता है? सिंगल लिमिटिंग फैक्टर होता है। एक ही लिमिटिंग फैक्टर होगा, या वो मटेरियल केजेस हो, या वो लेबर आवर्स हो, या वो मशीन आवर्स हो। और लेबर आवर्स में, मशीन आवर्स में प्रोसेस भी हो सकता है। तो जब भी एक सिंगल लिमिटिंग फैक्टर होता है, तो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन ना दो में से एक चीज पर किया जाता है, या कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पर जो आप करते आए F2 में, और जो अभी हमने रिवाइज किया, या थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर पे। थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पर। अभी होता क्या, अभी बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको बच्चों, कि जब भी सिंगल लिमिटिंग फैक्टर होगा, तो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन किस बेस पर किया जाता है? या कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पर, या थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पर, दोनों में से किसी एक पर। अब कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कब यूज किया जाता है, और थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर कब यूज किया जाता है? बाय द वे, ये प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन की मॉडर्न अप्रोच है, थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर। सही है। तो बेटा जब जस्ट इन टाइम एनवायरमेंट हो, क्या हो? जस्ट इन टाइम एनवायरमेंट हो, जस्ट इन टाइम, ये पढ़ेंगे हम डिटेल में, आपने लोग पहले भी पढ़ा होगा F2 में थोड़ा सा। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम क्या होता है? जहां पे स्टॉक मेंटेन नहीं करते आप, स्टॉक मेंटेन नहीं करते, स्टॉक के लिए प्रोडक्शन नहीं करते आप। तो जहां पे आप जस्ट इन टाइम एनवायरमेंट में हो गए ना, इसमें हो गए जस्ट इन टाइम एनवायरमेंट में हो गए, तो वहां पर क्या करेंगे? वहां पर डिसीजन थ्रूपुट की बेस पर करते हैं। और जहां पर आप जस्ट इन टाइम पे नहीं चल रहे, स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, स्टॉक प्रोडक्शन करके स्टॉक भी मेंटेन कर लेते हो, तो वहां पर डिसीजन किसकी बेस पे होता है? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पर। ठीक है। तो जब भी सिंगल लिमिटिंग फैक्टर होता है, तो डिसीजन किस पे होता है? प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर या थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है। और ये कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की ही मॉडर्न अप्रोच है, थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर। सही है। फर्क क्या है वो मैं बताता हूं। लेकिन यूज कब करते हैं? तो जब जस्ट इन टाइम एनवायरमेंट हो, कोई कंपनी जस्ट इन टाइम एनवायरमेंट कर रही हो, स्टॉक मेंटेन ना कर रही हो, तो वहां पर हम थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पर प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन करते हैं। इसकी बेस पर जिसका थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा होता है उसको पहले बनाएंगे, जिसका कम होगा उसको बाद में बनाएंगे। और अगर जस्ट इन टाइम एनवायरमेंट नहीं है, तो फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पे करते हैं। सही है जी। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर किस तरह कैलकुलेट करते थे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर यूज पर यूनिट। तो थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर किस तरह कैलकुलेट करते हैं? थ्रूपुट पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर यूज्ड पर यूनिट। तो बस कंट्रीब्यूशन की जगह पे क्या आ गया है? थ्रूपुट। बाकी सब कुछ क्या है? सेम। अच्छा, अब वहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किस तरह कैलकुलेट करते थे? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और उस वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या होता था? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल ओवरहेड्स। यही चार चीजें होती थी। हाँ, ये सारी वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे। तो बेटा थ्रूपुट किस तरह कैलकुलेट करते हैं? थ्रूपुट पर यूनिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेम फॉर्मूला। लेकिन थ्रूपुट अकाउंटिंग में, थ्रूपुट अकाउंटिंग की assumption है, ये एज्यूम करती है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वो सिर्फ सिर्फ क्या होती है? मटेरियल कॉस्ट। सिर्फ सिर्फ क्या होती है? मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल के अलावा
मटेरियल के अलावा जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है थ्रूपुट अकाउंटिंग अज्यूम करती है वो शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में नहीं। किसमें? याद रखना थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए शॉर्ट रन। हाँ, तो थ्रूपुट अकाउंटिंग कहती है कि अदर देन मटेरियल जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं, तो क्या कौन कौन सी कॉस्ट बची मटेरियल के अलावा? प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल प्रोडक्शन, फिक्स प्रोडक्शन, यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड सारे वेरिएबल भी और फिक्स भी। हाँ, तो बेटा थ्रूपुट अकाउंटिंग कहती है कि भाई अदर देन मटेरियल जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो सारी क्या होती है? फिक्स्ड होती है इन द शॉर्ट रन, इन दी शॉर्ट रन। ये असम्पशन है उसकी, और वो ज्यूम करती है सिर्फ मटेरियल कॉस्ट होती है। तो थ्रूपुट किस तरह कैलकुलेट करते हैं फिर? सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट। तो बस ये तो ज्यादा आसान है, इसमें तो पूरी वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस नहीं करनी। क्या करना है? सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट किया, थ्रूपुट पर यूनिट आया, और वही लिमिटिंग फैक्टर जैसे कि अभी उसी से यूज पर यूनिट से डिवाइड करना है, तो थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा। और जिसका ज्यादा वो पहले बना लेंगे, जिसका कम है वो बाद में बना लेंगे। बात समझ आती है? ठीक हो गया। अब बच्चों प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं? तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर में किस तरह कैलकुलेट करते थे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट क्या करते हैं? माइनस, तो प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। इसमें प्रॉफिट और लॉस अगर पूछ ले वो, तो किस तरह आएगा? हाँ जी, वहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता था? टोटल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर थ्रूपुट पर यूनिट को, हाँ किसको? थ्रूपुट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स के साथ, तो क्या आ जाएगा? टोटल थ्रूपुट। क्या आ जाएगा? टोटल थ्रू। वहां पर टोटल कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पर टोटल थ्रूपुट आ जाएगी। अब माइनस क्या करूंगा इसमें से? कन्वर्जन कॉस्ट। क्या माइनस करूंगा? कन्वर्जन कॉस्ट। तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस। और कन्वर्जन कॉस्ट किस तरह आती है? डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हाँ, प्रोडक्शन ओवरहेड सारे वेरिएबल भी और फिक्स भी। सही है जी। अच्छा, वैसे बाय द वे अगर आप देखें भी तो थ्रूपुट अकाउंटिंग कब यूज होती है? जस्ट इन टाइम में। तो बेटा जब जस्ट इन टाइम एनवायरमेंट होता है ना, जब जस्ट इन टाइम एनवायरमेंट होता है, तो जब जस्ट इन टाइम एनवायरमेंट होता है ना, तो वहां पर क्या होता है बच्चों? वहां पर लेबर कॉस्ट फिक्स हो जाती है, लेबर कॉस्ट वेरिएबल नहीं रहती। फिर अगर आप आवरली बेसिस पे भी पे कर रहे हो ना, तो फिर भी फिक्स हो जाती है शॉर्ट रन के लिए। कैसे? समझा रहा हूं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं। वैसे भी हमने इस चक्कर में पढ़ना नहीं है, अजम्पशन है कि बस होती है तो फिर होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लेबर कॉस्ट जस्ट इन टाइम में फिक्स हो जाती है शॉर्ट रन के लिए। कैसे हो जाती है? देखो, आप पीरियड के पहले ना डिमांड एस्टिमेट करते हो कि डिमांड कितनी है। हाँ, तो डिमांड एस्टिमेट की 100 यूनिट्स की डिमांड है, तो 100 यूनिट्स बनाने हैं, तो 100 यूनिट्स बनाने के लिए जितनी लेबर चाहिए होगी उतनी आप हायर कर लोगे। लेट से एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए, तो 100 के लिए 300 आवर्स। तो 300 आवर्स हमने हायर कर लिए, और वो हमने लेबर के साथ क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर डिमांड हो गई 100 यूनिट्स, तो हमने 100 बना दिए। तो अगर 100 बना दी तो कितनी लेबर कॉस्ट आएगी? 300 आवर्स की। और अगर डिमांड बढ़ गई तो हमारे पास तो है ही 300, तो 100 ही बनेंगे, तो कॉस्ट कितनी आएगी? 100 यूनिट्स की। लेकिन अगर डिमांड जो हमने एस्टिमेट की थी ना हुई, डिमांड 80 यूनिट्स की हुई, तो जस्ट इन टाइम करें, बनाएंगे भी कितने? 80 बनाएंगे, तो एक यूनिट में लगना है 3 घंटे, तो 80 में कितने लगेंगे? 240। तो बाकी 60 घंटे क्या हो जाएंगे? आइडल, क्योंकि हम तो लेबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर बैठे हैं 300 घंटों का एस्टिमेशन की बेस पर। ऐसा ही है, तो कॉस्ट फिर भी कितनी रहनी है? 300 घंटों की। सो फिक्स शॉर्ट रन के लिए। ठीक, एनीवेज, लेकिन फिर भी जो वेरिएबल ओवरहेड्स है वो तो फिर चेंज फिर भी होने हैं ना। वो तो फिर 60 यूनिट्स बना दे तो मशीन बस 80 बना दे तो 80 यूनिट्स पे मशीन चलेगी ना। तो जो वेरिएबल नेचर के ओवरहेड्स है वो फिर कम ही होंगे ना, वो फिर उतने वो फिक्स नहीं रहने। बात ये assumption लेती है कि अदर मटेरियल सारी कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड है। सही है जी, समझ आ गया तक बात? क्लियर है? तो बस इस तरह प्रॉफिट लॉस आ जाएगा इसका। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है बात? चले, अब क्या करते हैं? इसका अगला वाला करते हैं। हाँ, क्या वाला? अगला वो करना था, अगला पार्ट। हाँ जी, वो क्या कह रहा था? ये कैलकुलेट थ्रूपुट पर मिनट ऑफ बॉटलनेक ऑफ B2 का पूछ रहा है? तो कर लो यार, ऐसा कौन सा मसला है? ये लो B2 पे आ जाओ। B2 ये मैं डाटा ना ये निकाल लिया मैंने, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर निकाला हुआ था हमने। हाँ जी, B2 का क्या निकालना है? थ्रूपुट पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर यूज पर यूनिट, यही करेंगे। तो थ्रूपुट पर यूनिट B2 का, तो सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस कितनी है?
65, मटेरियल कॉस्ट कितनी है 15, यही है। तो 60 मान कितना आया भाई ये, हाँ 50 डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर यूज पर यूनिट। लिमिटिंग फैक्टर क्या था, डिपार्टमेंट 1 टाइम, तो डिपार्टमेंट 1 का टाइम B2 पर कितना लग रहा है 16 मिनट है, वो B1 है, B2 का कैलकुलेट करना है 16 मिनट, तो 50 डिवाइड बाय 16 तो 3.125, ये पूछा हुआ था उसने आंसर, और 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा हुआ था, 3.13 हो जाएगा आंसर। ठीक हो गया, बात समझ आई, बात क्लियर है, पक्की बात है, लो समझ आ गई। थ्रूपुट तो मसला नहीं है, हाँ, लेकिन अब मसले थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, जो हमने डिस्कशन करनी है, थ्योरेटिकल बातें करनी है। हाँ, अब थ्योरेटिकल बातें जो करनी है वो याद रखनी है आपने। अब बच्चों देखो, जस्ट इन टाइम पे चल रहे होते हैं तो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर सकते हम, लेकिन कुछ हो भी तो जाती है। मतलब हमने एस्टिमेट किया डिमांड कि यार 100 यूनिट्स होंगे, तो हमने बनाए भी कितने, 100 ही बनाए हैं जितनी डिमांड होनी है, लेकिन डिमांड होगी 95 यूनिट्स, तो 5 बच गए। तो अगर 5 इस तरह बच गए तो हम ये नहीं कहेंगे कि जस्ट इन टाइम पे नहीं चल रहे, जस्ट इन टाइम पे चल रहे हैं। हमने बनाए उतने ही थे जितनी हम डिमांड एस्टिमेट कर रहे थे, इंटेंशनली हमने स्टॉक मेंटेन नहीं किया, तो जस्ट इन टाइम मिलता है। तो जस्ट इन टाइम में भी कभी कभी स्टॉक मेंटेन हो जाता है। अच्छा बच्चों, अब मार्जिनल कॉस्टिंग में, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में हम स्टॉक को वैल्यू किस पे करते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर। किस पर, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जब कर रहे होते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग हो रही है ना, कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो उसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है। लेकिन थ्रूपुट अकाउंटिंग में, हाँ शाबाश, थ्रूपुट अकाउंटिंग में हम स्टॉक को वैल्यू किस पे करते हैं, मटेरियल कॉस्ट पर, क्योंकि यही वेरिएबल है सिर्फ, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा, स्टॉक को वैल्यू करना हो ना तो मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक को वैल्यू करते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर, और थ्रूपुट अकाउंटिंग में स्टॉक को वैल्यू किस पे करते हैं, मटेरियल कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं, जीरो पे नहीं करते, मटेरियल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल। सही थी बात, समझ आ गई। अच्छा बच्चों, अब मैंने आपको पढ़ाना है एक प्रोसेस। क्या पढ़ाना है, एक प्रोसेस समझाना है, वो प्रोसेस डिटेल प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। यहां पे क्या करेंगे, इनपुट, ऐसा ही है, प्रोसेस 1 की आउटपुट प्रोसेस 2 की इनपुट, 2 की आउटपुट 3 की इनपुट, और यहां से क्या मिलेंगी, फिनिश गुड्स। यहां तक सही है जी, समझ आ रही बात जी बच्चों। अच्छा जी, अब देखिएगा, अब ना ये हमने प्रोसेस समझना है, हाँ। अब प्रोसेस आपने समझना है, और अभी ना मैं 1 बाय 1 करके ना तीनों को बोटलनेक बनाऊंगा। पहले एक प्रोसेस को बनाऊंगा, पहले वहां पे समझना है, जो मैं समझा रहा हूँ वही समझना आपने, ना भाग के आगे नहीं जाना, अपनी सोच को आगे नहीं लेके जाना कि अच्छा ये प्रोसेस ना होता तो ये होता तो फिर क्या होता। मैं 1 बाय 1 करके तीनों प्रोसेसेस को बोटलनेक बनाऊंगा, बाइंडिंग कॉन्स्टेंट बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले जिसको रखूंगा बस उसी पे सोचना आपने, फिर अगले प्रोसेस को करेंगे, फिर एक और प्रोसेस को करेंगे, तीनों को 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा। अब बच्चों ये इनपुट प्रोसेस वन की आउटपुट, इसके इनपुट, इसके आउटपुट, इसके इनपुट, यहां से क्या मिलेंगी, फिनिश गुड्स, ठीक है जी। अच्छा लेट्स से ये प्रोसेस कर सकता है 100 यूनिट्स पर आवर, ये प्रोसेस करता है 60 यूनिट्स पर आवर, और ये प्रोसेस करता है 80 यूनिट्स पर आवर, ठीक है जी। तो अभी बॉटलनेक क्या है, प्रोसेस 2 बॉटलनेक है, ये आपको 100 इसको ये ट्रांसफर करेगा, ये 60 प्रोसेस कर पाएगा, तो आगे कितना देगा 60। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये अगर उसको 100 देगा तो यहाँ पर तो बफर स्टॉक मेंटेन होता जाएगा, हर घंटे का कितने यूनिट्स का, 40 यूनिट्स का, शाबाश। ये 100 इसको देगा, ये 40 60 प्रोसेस कर पाएगा, 40 तो यहाँ पे बन जाए बैठे रहेंगे। अच्छा ये 60 देगा, और ये प्रोसेस 80 कर सकता है, लेकिन ये मिले कितने इसको 60, तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कितने होंगे 60 यूनिट्स पर आवर, ऐसा ही है। और अगर अज्यूम कर लेते हैं 8 घंटे के लिए चलती है मशीन एक दिन में, तो 8 घंटे में कितने यूनिट्स होंगे, 480 यूनिट्स पर डे हो जाएंगे, ऐसा ही है, अगर 8 घंटे पर डे है तो। सही है जी, ऐसा ही है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब इस प्रोसेस में रहते हुए हमें कितने यूनिट्स पर आवर मिल रहे हैं, 60 मिल रहे हैं, और 8 आवर्स के 480 पर डे मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। तो बेटा इतने यूनिट्स तो आपको मिनिमम लेने ही लेने हैं, इससे कम नहीं जाना, सही है। क्योंकि अगर आप इससे भी कम करेंगे, यूनिट्स कम हो जाएंगे, तो थ्रूपुट भी क्या हो जाएगी, कम, थ्रूपुट भी कम होगी तो प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। या कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन कम होंगे तो प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो बेटा इस सिस्टम से रहते हैं हमें 60 यूनिट्स पर आवर और
अगर एक दिन 8 घंटे मशीन चलती है तो 480 यूनिट्स हम बना सकते हैं इस प्रोसेस में रहते हैं, ऐसे ही है। तो फिर 480 तो बनने चाहिए दिन के, हाँ, और 60 घंटे के बनने चाहिए, इससे कम तो नहीं होने चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन बच्चों अगर ये जो प्रोसेस 2 है, इसमें जो मशीन, जिस मशीन पे काम हो रहा है, अगर वो मशीन ही खराब हो गई, फिर 3 घंटे में मशीन खराब रहती है, तो कितने घंटे चलेगी मशीन? 5 घंटे। तो 1 घंटे में 60, तो 5 घंटे में फिर 300 बनेंगे, फिर 480 तो नहीं बनेंगे, ऐसे ही है। तो इसका मतलब अगर हमने 60 यूनिट्स पर आवर और 8 घंटे के 480 यूनिट्स लेने हैं, तो हमें बॉटलनेक आइडेंटिफाई कर लिया। तो जो हमारा बॉटलनेक होता है उससे हमने क्या करना है? मैक्सिमम आउटपुट अचीव करनी है। जो हमारा प्रोसेस क्या है? बॉटलनेक है, बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट है, उससे हमने मैक्सिमम आउटपुट अचीव करनी है। अच्छा, तो अब इससे मैक्सिमम आउटपुट अचीव करनी है जो कितनी है? 60 है। तो फिर उसके में बेटा मशीन का ब्रेकडाउन होना नहीं चाहिए, ऐसा ही है। तो बेटा जो बाइंडिंग कांस्टेंट है ना, वहां वाली मशीन को आपने प्रॉपरली क्या करना है? मेंटेन करना है, प्रॉपर मेंटेन करना है, ताकि उसमें ब्रेकडाउन ना हो। ठीक है जी। अच्छा, चलो जी, मैंने इसको प्रॉपरली मेंटेन कर लिया, ये ब्रेकडाउन नहीं होगा। फिर अब उससे अगर पीछे वाली मशीन खराब हो गई, अब हम किस पे चल रहे हैं? जस्ट इन टाइम। किस पे चल रहे हैं? जस्ट इन टाइम। तो बेटा इसको 60 चाहिए ना, तो मैं इससे 100 नहीं बनवाऊंगा, मैं इससे कितने बनवाऊंगा? 60 ही। क्यों? क्योंकि अगर 100 बनवाऊंगा तो यहाँ पर 40 पर आवर बफर स्टॉक होगा, तो 8 घंटों का 320 यूनिट्स पर डे, मल्टीप्लाई 365 करोगे तो साल का तो बहुत ज्यादा स्टॉक मेंटेन हो जाएगा, ऐसा ही है। समझ रहे हो? तो अगर यहाँ पे 60 चाहिए तो पीछे से भी कितने लेंगे? 60, ऐसे ही ले रहे होंगे। लेकिन बच्चों, अगर ये वाली मशीन खराब हो गई, अब प्रॉपर्ली मेंटेन तो किसको कर रहे हैं? और प्रॉपर मेंटेन करने की कॉस्ट आती है बहुत ज्यादा, हाँ। तो प्रॉपर मेंटेन तो P2 को कर रहे हैं जो बॉटलनेक है। तो अगर P1 जो प्रायर प्रोसेस है, अगर उसमें ब्रेकडाउन हो गया, वो मशीन खराब हो गई, तो जब ये बंद होगी तो ये फिर आगे यूनिट्स नहीं दे सकेगी, तो P2 भी बंद हो जाएगी। तो जो बॉटलनेक है वो बंद होनी नहीं चाहिए, ऐसा ही है। तो अगर प्रायर प्रायर प्रोसेस में कुछ मसला आ गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो फिर वो वाला जो बाइंडिंग कांस्टेंट है P2 वो भी बंद हो जाएगा ना। तो ये नहीं बंद होना चाहिए, ऐसा ही है। तो फिर क्या करना है? अब यहां पर फिर हम क्या करेंगे? यहां पर 60 चाहिए तो उसको सेम स्पीड भी चलाना है, 60 ही लेने हैं, लेकिन 60 लेने से पहले यहां पर थोड़ा सा क्या करेंगे? बफर स्टॉक मेंटेन कर देंगे। क्या करेंगे? बफर स्टॉक। लेट्स से हमें लगता है कि अगर अगर मशीन वन खराब हुई ना, तो उस पर मिनिमम टाइम लगेगा 2 घंटे उसको ठीक करते हुए, और मैक्सिमम टाइम लगेगा 3 घंटे। कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे मैक्सिमम बंद हो सकती है P1 मशीन, मैक्सिमम 3 घंटे बंद हो सकती है, सही है। तो इसको 1 घंटे में कितना चाहिए? इसको 1 घंटे में कितना चाहिए? 60 चाहिए, सही है। हाँ, तो 3 घंटे में कितने चाहिए होंगे? 180। 180 चाहिए होंगे। तो मैं यहां पर पहले 180 यूनिट्स का क्या कर लूंगा? बफर स्टॉक मेंटेन कर लूंगा। कैसे? पहले इसको चलाऊंगा फुल कैपेसिटी पर, ये 100 बनाएगा, ये 60 यूज करेगा, 40 बच जाएंगे। फिर अगले घंटे 100 बनाएगा, फिर 40 बच जाएंगे, फिर 100 बनाएगा, फिर 40 बच जाएंगे, फिर 100 बनाएगा, फिर 40 बच जाएंगे, फिर मैं 80 बना लूंगा, फिर 20 बच जाएंगे। तो वो 4.5 घंटों में वो मेरे पास मेंटेन हो जाएंगे कितना? 180 यूनिट्स का स्टॉक हो जाएगा। फिर इसको 60 चाहिए तो पीछे वाले से भी मैं 60 लूंगा सेम स्पीड पर। तो बफर स्टॉक मेंटेन करके 180 यूनिट का, हाँ। फिर अगले को 60 चाहिए तो इससे भी कितने बनाऊंगा? 60। अब इसमें ब्रेकडाउन हो भी गया अगर 3 घंटे का, तो ये 180 पड़े हुए हैं, तो इसको 3 घंटे में कितने चाहिए? 180। तो ये यूज हो जाएगा, तो प्रोसेस जो बाइंडिंग कांस्टेंट है वो प्रोसेस रुकेगा नहीं। समझ गए बात? अच्छा, अब अगर P2 जो बाइंडिंग कांस्टेंट है, उससे अगर अगले वाले प्रोसेस में ब्रेक डाउन हो जाए तो उसकी खैर होती है, उससे प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होगी। क्यों? अगर ये खराब हो जाता है, ये खराब हो जाता है, और इसको ठीक करने के लिए लगता है लेट्स से 1 घंटा। कितना घंटा? 1 घंटा लगता है। तो इससे ना हमारी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये 7 घंटे चलेगा। अच्छा, अब ये बच्चों, ये इसको देता रहेगा, हाँ। तो ये अगर खराब हो जाती है तो यहाँ पर स्टॉक मेंटेन हो जाएगा कितने का? 60 का, घंटे का। तो बेटा ये प्रोसेस कितने कर सकता है? 80। तो ये फुल कैपेसिटी पे चलाएंगे तो 60 में से, हाँ जी, 80 करेगा तो 20 यहां से यूज हो जाएंगे। तो 3 घंटों में ये पूरे कवर हो जाएंगे। तो आउटपुट फिर भी उतनी मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो बेटा जो बॉटल नेक, तो बताने का मकसद क्या है कि भाई जो बॉटल नेक है उससे 60 मिल रहे हैं, तो 60 मिलने चाहिए। तो 60 किस तरह मिलेंगे पर आवर? किस तरह मिलेंगे? पहले उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, उससे प्रायर प्रोसेस में क्या करना है? बफर स्टॉक मेंटेन करना है, और फिर उसको सेम स्पीड पे रन करना है। सही है जी। हाँ, अगर आप ये कर लोगे तो अब आपको कुछ भी हो जाए, अब आपको 60 पर
के दिन 480 मिलने लग जाएंगे। ठीक है जी बच्चों, ये आपको मिलने लग जाएंगे। समझ गए बात? क्लियर है? अब बताइए, कुछ मसला होगा तो रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते। अब आपको 480 मिलेंगे पर डे, ऐसा ही है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है? फिर रुकना नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। थ्रूपुट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म, मतलब जस्ट इन टाइम करते हैं तो वो लेबर मटेरियल कॉस्ट शॉर्ट टर्म में वेरिएबल होती है, उसके अलावा सारी फिक्स होती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये लॉन्ग टर्म है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये करते ही रहना, ये चलता रहेगा। अब देखो, P2 बोटलनेक था, अब क्या हुआ? 60 यूनिट्स मिलने लग गए। अब 60 ही मिलेंगे ना, तो अगर किसी तरह से यूनिट्स बढ़ जाए तो सेल भी ज्यादा होंगे, तो कंट्रीब्यूशन और थ्रूपुट भी क्या होगी? ज्यादा, तो प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये जब ये काम कर लिया ना, उसके बाद जो बॉटलनेक मशीन है P2, उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी किस तरह? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो थोड़े से यूनिट्स बढ़ जाएंगे। 60 की जगह 65 बनाने लग जाए तो 5 यूनिट्स बढ़ जाएंगे ना, फायदा ज्यादा ही होगा। तो एफिशिएंसी बढ़ाए, और एफिशिएंसी कुछ यूनिट्स बढ़ जाएगी, और फिर इवेंचुअली क्या करना है? कैपेसिटी बढ़ानी। कैपेसिटी बढ़ानी मतलब एक और मशीन ले लो साथ। हमने हमने 160 यूनिट्स वाली एक और मशीन अटैच कर ली। तो पहले 60 बना रही थी, 60 वाली एक और मशीन ले लिया। अब इसके कितने यूनिट्स बनाएगी? 120, ये 100 और ये 80। अब बोटलनेक क्या हो जाएगा? P1 P2 P3 P3। अब ये इसको 100 ट्रांसफर कर सकता है, ये कितने प्रोसेस कर सकता है? 120, लेकिन मिले कितने? 100। तो ये आगे कितने देगा? 100। लेकिन इसको ये कितने प्रोसेस कर पाएगा? 80। तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी कितने होंगे? 80 पर आवर, तो 8 घंटे में 640। अब बोटलनेक क्या है? P3 है। तो अब जिस मशीन को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है वो कौन सी होगी? अब जिस मशीन को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है वो कौन सी मशीन होगी? P3। ऐसा ही है। अब P3 को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, वो रुकनी 1 मिनट के लिए भी नहीं चाहिए, फिर 80 मिलाएंगे हमें। ऐसा ही है। और जो प्राइस प्रोसेस है ये, यहां पर क्या करना है आपने? बफर स्टॉक, बफर स्टॉक मेंटेन कर लेना है। और फिर इसको 80 चाहिए तो पीछे से भी क्या लेंगे? 80। तो अब आपको 80 मिलने लग जाएंगे। हाँ, तो फिर आपने क्या करना? प्रोसेस 3 की एफिशिएंसी और कैपेसिटी बढ़ानी है। हाँ, एक और मशीन अटैच कर ली सर, 80 वाली। 160 हो गए, 120, 100, यही हो गए। अब बोटलनेक कौन सा होगा? मशीन 1। ऐसा ही है। अब प्रॉपर्ली मेंटेन किसको करना है? मशीन 1 को। हाँ, और इससे पहले बफर स्टॉक मेंटेन करेंगे किस चीज का? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल ना, लीड टाइम भी तो होता है ना, वो पढ़ा हुआ आप लोगों ने। ठीक है, तो अब कितने मिल जाएंगे? 100 पर आवर, तो 8 घंटे में 800। ऐसा ही है पर डे। समझ ले बात? अब ये हुआ। फिर अब इसकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, एक और मशीन ले लेंगे, 200 हो जाएंगे, फिर P2 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। बात समझ आ रही है? बात, ये प्रोसेस समझ आया जो मैंने पढ़ाया? अब अब आ जाए, अब आपको रीड कराना था। ये आ गए, ये लेक्चर नोट्स आ गए जी, फ्री कॉन्सेंट वाले। हाँ, तो मैं प्रोसेस आपको रीड करवाना चाहता हूँ। ये मैं पढ़ने लगा हूँ, समझ जाइएगा। ये प्रोसेस है जी जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। गोल्ड एट्स 5 steps। ये गोल्ड एट्स 5 steps फॉर डीलिंग विद, ये डीलिंग विद बॉटल एक्टिविटी वेब। हाँ जी, ये 5 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। हाँ, पहला क्या? स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई द बाइंडिंग कॉन्स्टेंट। आइडेंटिफाई कर ली थी भाई हमने बाइंडिंग कॉन्स्टेंट। हाँ, ठहरे, अच्छा, ये आ गया, चले कैमरा भी कर लेते हैं जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले क्या कह रहा है? बोटल नेक आइडेंटिफाई करो। कर लिया जी भाई, बोटल नेक आइडेंटिफाई कर लिया। क्या था? P2 हो गया आइडेंटिफाई, हो गया जी बोटल नेक आइडेंटिफाई। स्टेप 2 क्या है? एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट क्या है? द हाईएस्ट आउटपुट must be achieved from the binding constraint. This output must never be delayed, and as such, a buffer inventory should be held immediately before the constraint. इससे हाईएस्ट आउटपुट लेनी है, कैसे? प्रॉपर्ली मेंटेन करके। और इससे प्रायर प्रोसेस में क्या करना है? सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक, जो मर्जी लिख लो। समझ आ गई बात? क्लियर होगी? फिर थर्ड स्टेप क्या है? सबॉर्डिनेट। Operation prior to the binding constraint should operate at the same speed as it, so that work in progress does not build up. हाँ, जिसको 60 चाहिए तो पिछले को भी सेम स्पीड में चलाना है, 60 ही लेने हैं, ताकि स्टॉक मेंटेन ना हो। और स्टॉक कौन सा होगा? वर्क इन प्रोग्रेस का होगा ना, ये रॉ मटेरियल का तो नहीं है, फिनिश गुड्स का तो नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस का ही है। समझ गए बात? समझ आ गई बात? अब जब ये काम कर रहे हैं आप, तो अब आपको 60 मिलने लग गए हैं। उसके बाद क्या करना है अगले स्टेप में? एलिवेट। Elevate the system bottleneck. Step should be taken to increase resources
और इंप्रूव एफिशिएंसी। इंक्रीज रिसोर्स मतलब कैपेसिटी बढ़ाओ, एफिशिएंसी और कैपेसिटी बढ़ा ली कैपेसिटी, एक मशीन और ले ली, 120 हो गए, 100 हो गए और 80 हो गए, यही हो गए। अगला स्टेप क्या है? रिटर्न टू स्टेप वन। रिटर्न टू द रिमूवल ऑफ बॉटलनेक विल क्रिएट अनदर एल्सवेयर इन द सिस्टम। एक खत्म हुआ, सिस्टम में कोई पे और क्रिएट हो गया, ऐसी आ गया। हाँ, आप कहते हैं स्टेप वन पे आ जाओ। स्टेप वन क्या है? आइडेंटिफाई बॉटलनेक, वो क्या आ गया? 3 आ गया। फिर हाँ जी, हाईएस्ट आउटपुट अचीव करनी है, और उससे पहले क्या करना है? सेफ्टी स्टॉक, ये भी सेफ्टी स्टॉक, हाँ, बफर स्टॉक मेंटेन कर लिया। फिर सेम स्पीड पे रन करना है, 80 यूनिट्स लेने हैं। फिर एक और मशीन अटैच कर ली, फिर वो खत्म हुआ, फिर चलता रहेगा प्रोसेस। समझ आ गई बात? क्लियर होगी बात? पक्की बात है? तो ये प्रोसेस ट्रिकी है, समझ आ गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, लो जी, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और थ्रूपुट। ट्रेडिशनल किसको बोलते हैं कॉस्टिंग को? इसमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। और ये थ्रूपुट अकाउंटिंग है, ठीक है जी। ये क्या है? कहता है लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एज वेरिएबल कॉस्ट, और इसमें ऑल कॉस्ट अदर देन मटेरियल वर ट्रीटेड एज फिक्स्ड इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में फिक्स होती है, ठीक है। फिर इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू करना है, यहाँ पे वैल्यू किस पे करना है? मटेरियल कॉस्ट पर, सही है जी। फिर वैल्यू इज एडेड व्हेन द आइटम इज प्रोड्यूस्ड, मतलब स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं, जितना स्टॉक बढ़ता है क्लोजिंग स्टॉक, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से क्या होता है? माइनस। कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। वो कहती है प्रोड्यूस हो गया तो वैल्यू ऐड हो गई। एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल क्या होता है? ये क्या कहती है? वैल्यू इज एडेड व्हेन आइटम इज सोल्ड। सेल होगा तो ऐसे आएगा ना। देखो देखो, इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करते हो? लो रॉ कॉस्ट और एनआरवी पर। अच्छा, कॉस्ट है 10 रुपए, एनआरवी है 15 रुपए, तो हमने वैल्यू किस पे किया हुआ है? 10 रुपए पर, जितने हमारे पैसे लगे हैं। तो कोई वैल्यू ऐड तो नहीं हुई। वैल्यू ऐड कब होगी? वो 10 वाली चीज जब 15 में बिकेगी तो 5 की वैल्यू ऐड होगी ना। लॉजिकल ये मॉडर्न अप्रोच ही है, ठीक है। वैल्यू ऐड जब प्रोडक्ट बिकता है प्रॉफिट में, फिर ही वैल्यू ऐड होती है ना। पहले तो वो कॉस्ट में पड़ा हुआ है, जितने के बना है उतने का पड़ा हुआ है, वैल्यू ऐड क्या हुई? कुछ भी नहीं, सही है। और फिर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग by this deducting up product cost from selling price, और profitability determined by the rate at which क्या लिखा हुआ है? मनी इज अर्न, मनी इज वही है। समझ के बाद या तक बात समझ आ गई? क्लियर होगी यहाँ तक बात? अभी खत्म नहीं हुआ, अब रह गया हमारा इसके बाद थ्रूपुट रेशो। क्या रह गई है? थ्रूपुट रेशो, एक चीज रह गई है बताने वाली, बाकी चीज खत्म है। बाकी हमने पढ़ लिया, एक चीज रह गई सिर्फ, क्या? थ्रूपुट रेशो। तो थ्रूपुट रेशो क्या है? तो बेटा आप डिसीजन करो, डिसीजन करो आप किस पर? थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर पर, या थ्रूपुट थ्रूपुट रेशो पर? रैंकिंग क्या होती है? सेम। तो फिर थ्रूपुट रेशो क्यों पढ़ रहे हैं? फिर थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर पे पढ़ लेते हैं। तो अगर बेटा वो के डिसीजन कर रहे हो ना बताया, तो थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर पे डिसीजन कर लेना। लेकिन अगर वो एक्सप्रेसली कह दे कि थ्रूपुट रेशियो पे ही डिसीजन करना है, तो फिर थ्रूपुट रेशियो ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाँ, तो थ्रूपुट रेशियो किस तरह कैलकुलेट करते हैं? थ्रूपुट रेशो किस तरह कैलकुलेट करते हैं उस पर आ जाते हैं। तो थ्रूपुट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे बता दूं। थ्रूपुट रेशो, थ्रूपुट रेशो का फॉर्मूला होता है थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर, थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर जो हमने पहले कैलकुलेट की थी। हाँ, थ्रूपुट पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर यूज पर यूनिट डिवाइड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आर, कॉस्ट पर फैक्ट्री आर। अच्छा, थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर का एक और नाम भी होता है भाई। थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर का एक और नाम होता है, इसको रिटर्न पर फैक्ट्री आर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटर्न पर फैक्ट्री आर भी बोलते हैं, सही जी। अब ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं रिटर्न पर फैक्ट्री आर? वो मैंने बता दिया हो आप लोगों को। थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर, थ्रूपुट पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर यूज पर यूनिट। हाँ, कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर किस तरह कैलकुलेट करते हैं? तो उसका फॉर्मूला है कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर का कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइड बाय आवर्स ऑफ बॉटलनेक, आवर्स ऑफ बॉटलनेक। और कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट है तो आवर्स भी क्या लेंगे? पर यूनिट। कन्वर्जन कॉस्ट पर वीक है तो आवर्स भी क्या लेंगे बॉटलनेक के? पर वीक। कन्वर्जन कॉस्ट पर ईयर है तो आवर्स ऑफ बॉटलनेक भी क्या आएंगे? पर ईयर आएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, रिटर्न पर फैक्ट्री आर डिवाइड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आर। हाँ, सही है, ये फॉर्मूला है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन भी आती है। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लो यार, मैं फिर ना मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ना
समझ रहे, डिटेल नहीं आ रही। अच्छा, रिटर्न पर फैक्ट्री आर डिवाइड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आर। अब बच्चों अगर रिटर्न पर फैक्ट्री आर है 100 रुपया और कॉस्ट पर फैक्ट्री आर भी 100 रुपया है, तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब जितना 1 आवर का रिटर्न है उतनी क्या है 1 आवर की कॉस्ट है, तो ये क्या होगा ब्रेक इवन, कि नहीं? हाँ, और अगर रिटर्न पर फैक्ट्री आ रहा है 120 और कॉस्ट है 100 रुपए, तो आंसर आएगा 1.2। यानी कि थ्रूपुट रेशियो क्या आ रही है ग्रेटर देन 1। अगर 1 आ रही है तो ब्रेक इवन है, अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इसका मतलब रिटर्न ज्यादा है और कॉस्ट तो फायदा है ना। तो थ्रूपुट रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतना फायदा ज्यादा है। मतलब देखो, मैं 200 डिवाइड बाय 100 कर लूं, 2 तो जितनी भारी है उतना फायदा। हाँ, तो थ्रूपुट रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 हो तो फायदा है, ऐसा ही है। और अगर बच्चे 80 डिवाइड बाय 100 हो जाए तो कितना आएगा 0.8। तो रिटर्न कितना है 80 रुपए 1 घंटे का, कॉस्ट कितनी है 100 रुपया, कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस हो गया। हाँ, तो ये फायदा है और ये नुकसान, ठीक है, ऐसा ही है। तो थ्रूपुट रेशियो 1 आ रही है तो ब्रेक इवन है, ग्रेटर देन 1 है तो बेनिफिट है और लेस देन 1 है तो लॉस है, सही है। और जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फायदा है, ऐसा ही है बच्चों। बात समझ आ गई, क्लियर है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्लियर है। अच्छा, अब इसको बढ़ाना चाहिए थ्रूपुट रेशियो को या कम करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। अब बढ़ा किस तरह सकते हैं, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। हाँ, तो बढ़ा किस तरह सकते हैं, तो देखो यार फॉर्मूला ये है, ये बढ़ानी है, ये बढ़ानी है, तो फिर न्यूमिनेटर ज्यादा करना पड़ेगा या डिनोमिनेटर कम। अच्छा, अब न्यूमिनेटर थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? थ्रूपुट पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर यूज्ड पर यूनिट, यही है। अब ये बढ़ाना है तो ये बढ़ाने के लिए थ्रूपुट बढ़ाना पड़ेगा या लिमिटिंग फैक्टर यूज पर यूनिट, आवर्स है ना, आवर्स कम करने पड़ेंगे, ऐसा ही है। और ये किस तरह आती है, सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ प्राइस बढ़ाएंगे या मटेरियल कॉस्ट क्या करेंगे कम। तो बेटा 3-4 तरीके हैं थ्रूपुट रेशियो को इंप्रूव करने की। पहला क्या है, लिखते जाइए, याद रखना है, सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, किस तरह बढ़ानी है वो मैटर नहीं करता, बस आपको पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस ज्यादा होनी चाहिए, मटेरियल कॉस्ट कम करनी है, 2 चीजें हो गई। अच्छा, उसके बाद आ जाए आगे, कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर कम करनी है, कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर ये कम करनी है तो कन्वर्जन कॉस्ट कम करनी पड़ेगी और आवर्स क्या करने पड़ेंगे बढ़ाने। हाँ, अब बेटा ये भी आवर्स हैं ये भी आवर्स हैं, एक कम हो रहे हैं एक ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका नेट इफेक्ट कोई आना नहीं है। हाँ, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होनी चाहिए कम। तो 3 पॉइंट्स हो गए, प्राइस बढ़ाओ, मटेरियल कॉस्ट कम करो, कन्वर्जन कॉस्ट। अब आप कहेंगे कन्वर्जन कॉस्ट तो फिक्स होती है शॉर्ट रन में, वो कितना कम होगी? तो बेटा जितना एक्यूरेट एस्टिमेट होगा ना उतनी कन्वर्जन कॉस्ट कम हो जाएगी। देखो, आपने एस्टिमेट किया 100 यूनिट्स बनेंगे तो आपने लेबर हायर कर ली 100 यूनिट्स के हिसाब से, ऐसा ही है, बाद में बने 80। तो अगर आपका एस्टिमेट 80 यूनिट्स का ही होता तो फिर हम हायर भी 80 यूनिट्स के हिसाब से लेबर करते तो कॉस्ट कम हो जाए। तो जितना अच्छा एक्यूरेट करेंगे ना एस्टिमेट उतनी कन्वर्जन कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन ये बताना नहीं है आपने, बस पता होना चाहिए प्राइस बढ़ानी है, मटेरियल कॉस्ट कम और कन्वर्जन कॉस्ट कम करनी है। ये आवर्स एक जगह कम हो रहे हैं एक जगह ज्यादा, इसका नेट इफेक्ट कोई आना नहीं है। ठीक हो गया जी बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट ये याद रखिएगा। यहां तक बात समझ आ गई? बस 3 पॉइंट, प्राइस बढ़ानी है, मटेरियल कॉस्ट कम करनी है और कन्वर्जन कॉस्ट क्या करनी है कम। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद एक पॉइंट और रहता है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा एग्जांपल, वो बहुत अच्छी है, वो आर्टिकल की एग्जांपल है, वो इसमें है नहीं, वो मैं आपको बाद में आर्टिकल की एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है, वो बहुत अच्छी है। उस तरह का क्वेश्चन भी ओटी केस भी बन के आया, जो अब पता ना, अब जो रिसेंट पेपर्स आते हैं तो उसके क्वेश्चन सारे हमारे पास नहीं आते, तो बच्चों ने बताया कि वो वैसा क्वेश्चन आया था जैसा आर्टिकल में था 2-1 साल पहले, तो फिर देखेंगे वो भी। यहां तक समझ आ गई बात? अब मैं कुछ, जी बच्चों, बच्चों अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने पास्ट पेपर के एमसीक्यूज करने हैं। ये पेज नंबर है 19 थ्रूपुट के। कौन कौन सा करना है, 1 करना है, 2 करना है, 3 नहीं करना आपने, इसमें कोई इशू है वो भी नहीं हो सकता। 4 करना है आप लोगों ने, 5 करना है और 6 करना है, ठीक है। ये 5 एमसीक्यूज जल्दी से करना है, फिर मैं करवाता हूँ, पॉज कर लीजिएगा फिर मैं करवाता हूँ। जी बच्चों, सोल्यूशन पहले फर्स्ट वाले का सोल्यूशन देख लीजिएगा। हाँ जी, क्या कह रहा है, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर, रिटर्न पर आवर पूछा हुआ उसने, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, थ्रूपुट पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर यूज्ड पर यूनिट। तो थ्रूपुट पर यूनिट चाहिए आप लोगों को,
तो सेलिंग प्राइस 320 थी और मटेरियल कॉस्ट 80, तो 320 माइनस 80 240 आ गया, डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर यूज पर यूनिट। अब लिमिटिंग फैक्टर जो दिया हुआ उसने टाइम ऑफ बॉटलनेक दिया हुआ 6 मिनट्स, बेटा ये 6 मिनट्स है, तो 6 से डिवाइड करोगे ये पर मिनट आएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 40 पर मिनट आएगा, उसने पर आवर पूछा हुआ है, तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2400 आएगा। ठीक है, तो देखिए उसने 40 भी दिया हुआ है, 2400 भी दिया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, 240 डिवाइड बाय 6, 40 आंसर करेक्ट अपनी तरफ से। बेटा वो 6 मिनट्स है तो वो थ्रूपुट भी 40 पर मिनट आया, उसने पर आवर पूछा हुआ है, तो पर आवर करना है तो फिर 60 मिनट्स है 1 आवर्स में, या क्या करते हैं 240 डिवाइड बाय 6 मिनट से, उसने पर आवर पूछा हुआ है तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6 डिवाइड बाय 60 तो वो 0.1 आता, तो वो सीधा ही क्या आ जाता, 2400 ही आ जाता। ठीक है, दोनों में से जिस तरह मर्जी कर लें, बात समझ आ गई है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। जी फर्स्ट वाली, इन्वेंट्री लेवल शुड बी केप्ट टू अ मिनिमम, बिल्कुल ठीक है बेटा। थ्रूपुट अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम जस्ट इन टाइम पे चल रहे होते हैं, लेकिन बफर स्टॉक रखना होता है, अभी जो मैंने प्रोसेस समझाया था आपको ना, तो उसमें बफर स्टॉक रखना होता है। बफर स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक भी बोलते हैं उसको। ठीक है, वो मेंटेन करना होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। फिर कहता है ऑल मशीन्स विद इन अ फैक्ट्री शुड बी 100% एफिशिएंट विद नो आइडल टाइम। नो आइडल टाइम मतलब वो कहता है रुकनी नहीं चाहिए, तो कोई भी मशीन फैक्ट्री में नहीं रुकनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। जो बॉटलनेक वाली मशीन है वो नहीं रुकनी चाहिए, उससे अगली मशीन में कोई मसला आ जाए, खराब हो जाए, खराब होगी तो रुकेगी ना, आइडल टाइम नहीं होगा ना, या उससे प्राइस में आ जाए तो सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। ठीक है, खराब हो जाए तो जो आपकी बॉटलनेक वाली मशीन होती है वो उसमें आइडल टाइम नहीं होना चाहिए, बाकियों में आइडल टाइम हो जाए तो कोई इशू नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन है। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन करना नहीं था, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, a manufacturing company decided which of the three mutually exclusive products to make in its factory on the basis of maximizing the company throughput accounting ratio। करंट डाटा दिया हुआ उसने, सेलिंग प्राइस है, मटेरियल कॉस्ट है, मशीन आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं, और फिर ये फैक्ट्री कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है उसने। हाँ, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड इंप्रूव द कंपनी एग्जिस्टिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। अब अकाउंटिंग रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देखो देखो बेटा, अकाउंटिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं ना, थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर डिवाइड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आर, तो कॉस्ट पर फैक्ट्री आर तो हर प्रोडक्ट की क्या है, सेम है, तो थ्रूपुट रेशो उसी प्रोडक्ट की ज्यादा होनी जिसका थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा होगा। सही है, तो हम थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर पे ही डिसाइड कर लेते हैं, जिसका थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा होगा उसी की रेशो भी ज्यादा होनी है। तो बेटा जो इसने 4 काम किए ना, चारों काम कैलकुलेट करके देख लेंगे, तो जहां पर थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा होगा वो वाली ऑप्शन ठीक होगी, वहां पर रेशो भी ज्यादा होगी। सही है जी, तो पहला वो काम क्या कह रहा है, पहला वो काम कह रहा है कि भाई बढ़ा लो 10%, किसकी सेलिंग प्राइस बढ़ा लो, जी की, तो जी की सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा लो, तो 10% सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे 20 है, तो 10% बढ़ाओगे बच्चों तो कितनी हो जाएगी 22 माइनस 16, तो थ्रूपुट कितनी आएगी 6, मतलब थ्रूपुट पर यूनिट डिवाइड बाय 2.5, तो 6 डिवाइड बाय 2.5 करोगे तो बेटा आ जाएगा 2.4। ये आ गई थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर। सेकंड वाली ऑप्शन में सेकंड वाली ऑप्शन में क्या कह रहा है वो, इंक्रीज सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाय, प्रोडक्ट बाय की कितनी है 40 है, 10% बढ़ानी है, बढ़ा लो बेटा, कितनी हो जाएगी 44, मटेरियल कॉस्ट कितनी है 10, तो ये आ गया 34, 34 आ गया, 34 आ गया डिवाइड बाय थ्रूपुट पर यूनिट आ गया डिवाइड बाय 20, तो 34 को मैं डिवाइड कर लूंगा किससे 20 से, तो बेटा आएगा 1.7 थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर। और उसने कहा रेशो किससे इंप्रूव होगी, तो जिसका थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा होगा उसकी रेशो भी सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर डिवाइड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर करते हैं, और कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर हर प्रोडक्ट की क्या रहनी है, सेम, तो जिस प्रोडक्ट का थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा होता है उसी की रेशो भी ज्यादा होती है। थर्ड वाले पे आ जाए, थर्ड वाले में कहता है मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस कर दें 5%, मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस कर दें जी की 5%, तो कर लीजिएगा 20 माइनस, हाँ जी 16 है, इसकी 5% कम कर लें तो कितनी हो जाएगी 15.2, तो बेटा ये आ जाएगा 20 माइनस 15.2, तो 4.8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आवर्स कितने हैं, आवर्स हैं उसके 2.5, तो 4.8 डिवाइड बाय 2.5 करेंगे तो आएगा 1.92। और फोर्थ वाले में वो कह रहा है मटेरियल कॉस्ट कम कर दें 5% वाई की, तो वाई की कम कर लीजिएगा 40 है, 5% कम करनी है, 10 का 5% 0.5, तो 9.5 आ जाएगी, तो हो जाएगा 30.5 डिवाइड बाय 20 आवर्स,
तो बेटा 30.5 डिवाइड बाय 20 आवर्स करोगे तो ये आएगा 1.52। तो बेटा किसमें सबसे ज्यादा है? फर्स्ट वाली में। तो इसी में रेशियो इंप्रूव होगी, तो आपको सेलिंग प्राइस बढ़ानी चाहिए इसी की 10%। ठीक हो गया। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट? जो कंसिस्टेंट नहीं है वो बताना है, ठीक है, जो सही नहीं है, गलत गलत वाली बताना है। देयर इज नो इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स हेल्ड। कहता है वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री नहीं होती, तो गलत है ये स्टेटमेंट। होती है ना भाई, से बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का रखते हैं ना, अभी प्रोसेस समझाया। तो बेटा ये स्टेटमेंट ये कंसिस्टेंट नहीं है, होती है। ठीक है, उसने कहा नहीं होती, नहीं, गलत है स्टेट। ठीक है, बाकी ठीक है। वो रॉ मटेरियल कन्वर्टेड कर लो सेल्स में क्विकली, बिल्कुल ठीक है। प्रायर ऑपरेशन ऑपरेशन प्रायर टू बोटलनेक ऑपरेट्स एट द सेम लेवल एज द बोटलनेक। सेम स्पीड पे रन करना ना, बिल्कुल सही है, सेम स्पीड पे रन करना है सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने के बाद। ठीक है। और कन्वर्जन कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आर केप्ट टू अ मिनिमम, कम से कम होनी चाहिए, बाकी ठीक है। फर्स्ट वाली इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाली कंसिस्टेंट नहीं है। 6. Which two of the following statement are consistent theory of constraint? There should be a small amount of buffer inventory held prior to bottleneck। ठीक है, सही है, रखा था ना, जो bottleneck है उससे प्रायर सेफ्टी स्टॉक रखना है, बिल्कुल ठीक है। रॉ मटेरियल शुड बी कन्वर्टेड इनटू सेल्स एज स्लोली एज पॉसिबल। नहीं भाई, क्विकली, फौरन 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 बना बना के बेचने हैं। ठीक है, क्योंकि जस्ट इन टाइम वैसे भी स्टॉक नहीं होना चाहिए, जितनी जल्दी कन्वर्ट होगा, हाँ, हमारा उतने यूनिट ज्यादा सेल हो पाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। फिर ऑपरेशन प्रायर टू बोटलनेक शुड ऑपरेट अ फास्टेस्ट लेवल देन द बोटलनेक। कहता फास्टर लेवल से नहीं भाई, सेम स्पीड से चलाना चाहिए। एक दफा आपने बफर स्टॉक मेंटेन कर लिया, उसके बाद सेम स्पीड पे रन करना है। फास्टेस्ट या स्लोअर नहीं चलाना, उससे सेम स्पीड पे चलाना है। अभी मैंने ये ऊपर वाले में भी पढ़ा है, ये ये वाला सेम स्पीड, मैंने कहा था ये ठीक है। और लास्ट, कन्वर्जन कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट केप्ट टू मिनिमम, ये सही है। तो ए और डी सही है। समझ आ गई बात? ले बच्चों, अब आपने घर से क्या करके आना है, ये थोड़े ओटी केस ये हैं जी, एमसीक्यूज। हाँ, एमसीक्यूज जो करके आने हैं आप लोगों ने कल घर से। एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 2, एमसीक्यू नंबर, तो हाँ चले 3, 4, सारे नहीं करके आने। 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 7, 8 नहीं करना, ये वो स्टॉक वाला है, 8 नहीं करना। 9 करना है, 10 करना है, 11 करना है, 12 बहुत लंबा है, ये आप लोगों से होना नहीं है, कराऊंगा तो मैं, लेकिन चले कराइएगा। 12 भी करवाऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। 13, 14, 15, 16, 17, 18, सारे करने हैं, एक नहीं करना बस। 20 है, नहीं और भी है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। बेटा ये सारे करने हैं, बस एक नहीं करना। 30 में से एक नहीं करना, कौन सा? 8 नहीं करना, बाकी करके आ रहे हैं आप लोग। ठीक है जी बच्चों, चले, ओके, अभी तक के लिए इतना ही था।